नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास और या भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 12वां लेक्चर है। हमेशा की भांति हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। एमपीपीसीएस 2019 का यह क्वेश्चन हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? फ्रांसिस क्लेवरिंग, सर एलिजा इम्पे, मानसन। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है सर एलिजा इम्पे। यही जो आप हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के एक्ट 1773 में कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले हमने 1773 से लेकर 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक हमने लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया जाकर डिस्क्रिप्शन में सारे के लिंक दिए गए हैं 1773 से लेके 1919 तक के एक्ट के बारे में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के साथ आप 2-3 क्वेश्चन जो मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इस तरह क्या होगा कि एक तरह हमारी जो है एक चैप्टर के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेंगे तो उस चैप्टर पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और यह समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे वीडियो देखना चाहें तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस एक्ट पे आधारित था, किस रिपोर्ट पे आधारित था? तो वह था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आधारित था। आपको बता दें कि 1927 में जो है, पहले ऐसे समझते हैं, 1919 का जो हमने एक्ट देखा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखा था, उसी में यह प्रावधान कर दिया गया था कि आने वाले 10 सालों में एक जो है गठन किया जाएगा कमेटी का, और वो जो कमेटी क्या करेगी 1919 के रिपोर्ट का रिव्यू करेगी और गवर्नमेंट को क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका फीडबैक देगी। तो इसी प्रावधान के अंतर्गत 1929 में होना चाहिए था, लेकिन 1929 में ना होकर 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की स्थापना हो गई और वह 1928 में साइमन कमीशन जो है कहाँ आया? भारत आया था। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि 1930 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। उसके बाद देखते हैं कि 1930 में रिपोर्ट देने के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक। उसके बाद जो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रावधान जो है उसके रिपोर्ट के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। तो ये था हम कुछ आपने हिस्ट्री के बारे में देखा है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम में 1935 में क्या क्या मुख्य बातें की गई थी जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है 1919 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे तो सारे जो देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 जो एक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1919 और 1935 के एक्ट। तो इसमें देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें, क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो देखते हैं कि अकार्तीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, एक संगठन बनाने की बात की गई थी
और संगठन में बात की गई थी, उस समय आप देखें तो टोटल जो है 11 जो है ना ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि जैसे आज के डेट में यूनियन टेरेटरी है, तो उसी तरह उस समय देखें तो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कितने थे, 6 थे, और ब्रिटिश प्रांत थे तो कितने थे, 11 थे। इन दोनों को यानी ब्रिटिश प्रांत को और 6 कमिश्नरी क्षेत्र को यह अनिवार्य था कि अगर संघ बनेगा तो इनको संघ में अनिवार्य रूप से शामिल होना है। लेकिन देशी रियायतें को यह अधिकार दे दिया गया था, वो चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं, चाहें तो नहीं शामिल हो सकते हैं। तो देशी रियासतें ने क्या किया कि इन्होंने शामिल नहीं होने का अपना डिसीजन लिया, जिसके कारण आप देखेंगे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किसमें किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। देखते हैं दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। 1919 में एक्ट में भी देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो उस समय देखें तो आप केंद्र में और प्रांत में ही शक्तियों का विभाजन की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 3 सूचियों का प्रावधान किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया स्पष्ट रूप से 3 सूची का प्रावधान किसमें देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसमें था संघीय सूची, जिसमें थे 59 विषय थे। संघ सरकार को यह अधिकार था उस विषय पे अधिकार था विधि बनाने की। राज्य सूची में अर्थात प्रांतीय सूची में आप देखें तो 54 विषय थे और इस पे किसका अधिकार था, प्रांत का अधिकार था विधि बनाने की। समवर्ती सूची में जो अधिकार था वह था संघ और प्रांत दोनों को, और विषय कितने थे, टोटल 26 विषय आपको देखने को मिलते हैं थे उसमें। एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां आज के डेट में देखें किसको मिली है, तो मिली है केंद्रीय गवर्नमेंट को, मतलब केंद्रीय सरकार को मिली है। लेकिन उस समय जो क्या था, उस समय दिया गया था वायसराय को दिया था, ठीक। ये एग्जाम में 2018 में आईएएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछे हैं कि 2018 का क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हम होगा वो होगा गवर्नर जनरल को, ठीक। हमने देखा था गवर्नर जनरल बोले 1858 के बाद में गवर्नर जनरल को ही वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। तो किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था। बहुत सारे बच्चों में संघीय सरकार मारी थी, जो ऑप्शन था वो गलत था। चलिए, तो इसलिए जब आप देखें तो प्रत्येक पॉइंट जो है एक्ट का इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है उसको याद करके रखना है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तीसरी है, चौथा होगा, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त और प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। हमने देखा था कि 1919 के एक्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अगर द्वैध शासन आपको नहीं पता है तो आप जाके कृपया 1919 के एक्ट को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आप ये समझ ले कि जो द्वैध शासन के अंतर्गत 2 अथॉरिटी थी जो क्या करती थी, पूरे जो कंट्रोल करती थी सरकार को, वहाँ के विषयों को कंट्रोल करती थी, और जितने भी प्रावधान थे सबको 2 सरकारों के अंतर्गत 2 बॉडी थी उसको कंट्रोल करती थी। ठीक, डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया 1935 में, द्वैध शासन प्रांत में समाप्त कर दिए गए और क्या किया गया, स्वायत्तता दे दी गई। अर्थात अब जो प्रांतों को पूर्ण अधिकार था अपने विषय पे क्या करने का, विधि बनाने का, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक, पहले क्या था कि गवर्नर इंटरफेयर, या गवर्नर के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी, या गवर्नर के पास रिजर्व विषय दिए गए थे जिसपे सिर्फ गवर्नर का ही अधिकार हुआ करता था। वो अपनी परिषद के सहायता से ही बनाते थे और वह उत्तरदायी नहीं होते थे किसके लिए, जो वहाँ की विधानसभा के प्रति। लेकिन ये अब देखेंगे 1935 के एक्ट में सारे सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया, अर्थात द्वैध प्रावधान खत्म किया गया, प्रांतियों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई कि आप विधि बनाए अपने से। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे एक तरह देखिए कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। गवर्नर को अब यहाँ पे क्या था कि गवर्नर को जो है ना अब क्या गया था, उत्तरदायी बना दिया गया था, किसके प्रति, मंत्रियों के प्रति बना दिया गया था। अर्थात अब कह सके विधान परिषद के प्रति उसको क्या कर दिया गया था, उत्तरदायी बना दिया गया था। जैसे आज के डेट में देखें कि अगर एडवाइस दिया जाए तो गवर्नर वर्क करते हैं, उसी तरह क्या है कि विधि में उस समय बनाया गया या प्रावधान किया गया 1935 के एक्ट में कि अगर कोई मंत्री जो है एडवाइस करेंगे, मंत्री परिषद एडवाइस करेंगे तो गवर्नर उसको फॉलो कर, उसके मानने के लिए बाध्य होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का
प्रारंभ किया गया। चौथा नंबर है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। ठीक, तो आप देखें कि 1919 में देखें कि केंद्र में प्रांत में किया गया था और 1935 में क्या कर दिया गया कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। सेम प्रोसेस वही था, वहां पे जो आरक्षित विषय और जो था हस्तांतरित विषय यहाँ भी अब करने किया गया। ठीक है ना, प्रावधान किया गया, लेकिन देखेंगे कि यह लागू नहीं हो गया। यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। द्वैध शासन का प्रावधान तो केंद्रीय सरकार में की गई, लेकिन यह कभी लागू नहीं हुआ। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ आप देखें दो चीजें, एक तो संघ जो बनाने की बात की गई थी, संघ भी नहीं बना, प्रावधान था लेकिन संघ बना नहीं। ठीक, उसका द्वैध शासन भी देखिए, वो भी क्या हुआ, वो भी बना नहीं। प्रावधान तो किए गए लेकिन द्वैध शासन का बना वहां नहीं। ठीक, आगे हम देखते हैं, हमने देखा कि 11 प्रांत थे। फर्स्ट पॉइंट ही देखा था कि 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। ठीक, अब आपसे ये क्वेश्चन है कि द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? ये आपके लिए है, कृपया इसे जाके आप कमेंट में, अगर पता है तो कमेंट में आप इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रांतों में कब किया गया। प्रांतों में देखें तो द्विसदनीय व्यवस्था जो की गई वह की गई आपको 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, उसके अंतर्गत प्रांतों में किया गया। लेकिन सारे प्रांतों में किया गया, कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में किया गया। 11 प्रांत देखे थे हमने, तो 6 प्रांतों में जो आज के डेट में देखते हैं विधानसभा देखते हैं, विधान परिषद देखते हैं, तो आप यूँ समझे कि विधानसभा तो 11 में था ही, लेकिन विधान परिषद की जो व्यवस्था की गई वो की गई कब की गई? वो की गई आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। 5वां नंबर पॉइंट है, हर एक पॉइंट को बढ़ाते चले, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ठीक, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। 6ठे नंबर पे देखें तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात की गई थी, हमने 1919 के एक्ट में देखा था, मॉडल मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पहले शुरुआत हुई वहां से। ठीक, उसके बाद 1919 के एक्ट में भी देखते हैं कि यूरोपियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक, सिखों के लिए भी प्रावधान किया गया 1919 के एक्ट में। अब क्या किया गया, इसका और विस्तार कर दिया गया। विस्तार में अब देखेंगे कि महिलाओं और मजदूरों के लिए भी कर दिया गया। ठीक है ना, इसमें प्रावधान दलित जातियों के लिए किया गया। ठीक, हालांकि दलित जातियों के लिए था नहीं, क्योंकि 1932 के एक्ट में पूना एक्ट जो पूना पैक्ट जो हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और लास्ट में आप देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेताओं और जो थे दलित नेताओं के बीच में समझौता होता है और उसके बाद पूना पैक्ट आते हैं, जिसके कारण दलितों को जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिलकर रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई। तो यहाँ आपके लिए 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि महिलाओं और मजदूरों के लिए तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन याद रखें कि दलित जातियों के लिए था, दलित जातियों के लिए वो जो है नहीं किया गया था। दलित जातियों को सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं किया गया था, बल्कि रिजर्व सीटों की व्यवस्था कर दिया गया। कुछ सीट जो थे वो रिजर्व कर दिया गया था, किसके लिए? दलितों के लिए। आगे हम देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, भारत परिषद समाप्त। 1858 के एक्ट में देखा था कि जब 1857 में जो विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, उसके बाद 1858 का एक्ट आया, उसमें हमने देखा भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया और उनकी सहायता के लिए जो क्या किया गया कि 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। तो वो जो 15 सदस्यों की एक जो परिषद बनाई, उसको क्या कर दिया गया, उसको आप यहाँ पे देखें तो उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने की है कि भारत सचिव का पद समाप्त नहीं किया, लेकिन उनकी जो परिषद बनाई गई थी 15 सदस्यों की, वो परिषद को समाप्त कर दिया गया। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं 8वें नंबर पे, 8 पॉइंट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी एक्ट के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए किया जाता है, या राज्यों के लिए किया जाता है, की स्थापना की गई। तो हमने क्या देखा छोटे छोटे पॉइंटों में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये ठीक है 10 नंबर पॉइंट। 1937 में पॉइंट हमने कितना देखा था उस इससे पहले? 8 देखा, ये 9 हो गया, 10 पॉइंट
1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में। 1935 के एक्ट में ही प्रावधान कर दिया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि 1937 में जो है संघीय न्यायालय स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? तो यह दिल्ली में स्थापित हुआ। क्वेश्चन बनता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। प्रावधान कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। और यह स्थापना कहाँ हुई? तो यह दिल्ली में हुई। 11 नंबर पॉइंट देखते हैं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को जो अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया। उसके अंतर्गत उसमें यह प्रावधान था बर्मा को क्या करने का? भारत से अलग करने का। और 2 नए प्रांतों का भी स्थापना किया गया। कौन थे? सिंध और उड़ीसा का जो स्थापना किया गया किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मताधिकार का विस्तार किया गया। हमने देखा प्रीवियस एक्ट थे कि धीरे धीरे जो लिबर्टी जो है ना, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे वोटिंग राइट के लिए, वोट देने के लिए। जैसे लगा रखे कर, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कर पे करते हैं उन्हीं को अधिकार है, जो इतनी शिक्षा होगी तभी उनको अधिकार है देने का। तो इस तरह के जो उन्होंने नियम लगा रखे थे, जो रूल रेगुलेशन लगा रखे, उन्होंने धीरे धीरे अब क्या कर दिया कि उनको नियम को हटाते गए, थोड़ी लिबर्टी देते गए, जिस कारण क्या हो गया कि 1935 के एक्ट आते आते हम देखते हैं कि अप्रॉक्स 10% जनसंख्या जो है ना एलिजिबल हो गई। किसके लिए? मत का प्रयोग करने के लिए, अधिकार मत देने के लिए वो प्रयोग हो गई, मत देने के लिए वो एलिजिबल हो गए। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार आप देखेंगे कि 10% तक यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आते अप्रॉक्स 10% तक लोगों के पास ये अधिकार था कि पूरी जनसंख्या का 10% कि वह मत दे सकते थे। तो ये थे मुख्य बातें जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत थे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।